हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान का, जिसका नाम है जी दो ध्रुवीयता का अंत। अब दिक्कत यह है कि अगर मैं आपको डायरेक्टली इस चैप्टर को बुक से पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मतलब अब डायरेक्टली अगर मैं आपको फर्स्ट टॉपिक से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आगे चल के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और आने वाले जो चैप्टर है आगे, उसमें भी बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन रहेगी। कोई ना कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप अटकी जाओगे। तो इसलिए ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी जो बुक है ना, हमारी ये जो बुक है, फर्स्ट बुक है, उसका विश्व राजनीति नाम है ना। तो हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हम डायरेक्टली वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है। तो माना जाता है कि हमारी जो विश्व राजनीति की शुरुआत है ना, वो 1914 से हुई थी। अब सर ये 1914 से क्यों? सर 1914 से पहले भी तो हमने पढ़ा था सर, हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था सर, 9th क्लास में। है ना सर, हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। वो तो सर 1914 से बहुत पहले हुई थी। देखो, 1914 से पहले जो भी चीज हुई थी ना, वो सिर्फ एक कंट्री को ही अफेक्ट करता है। जैसे कि हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा, उसने सिर्फ फ्रांस को अफेक्ट किया। है ना। और भी जो भी चीजें हमने पढ़ी है ना 1914 से पहले, उसने सिर्फ एक या दो देशों को ही आप कह सकते हो इफेक्ट किया। बट 1914 के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी विश्व राजनीति को अफेक्ट किया। पता 1914 के अंदर क्या हुआ? 1914 के अंदर हुआ जी प्रथम विश्व युद्ध। पूरी दुनिया के देश जो है ना, वो आपस में लड़ने लग गए। अब क्वेश्चन ये आता है, सर पूरी दुनिया के देश आपस में लड़ने क्यों लग गए? अच्छा, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे कि मान लो ये वाली एक कंट्री है, उसके पास में कंट्री है जिसके पास तेल है ना, जमीन वगैरह है, कोयला वगैरह है, तो उसने उस पर अटैक कर दिया। ऐसी पूरी दुनिया के देश आपस में लड़ने लग गए, तो इसी को हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में ना लोग अकेले नहीं लड़ रहे थे, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री से नहीं लड़ रही थी, पूरी दुनिया दो ग्रुप में बट गई थी। ठीक है। एक को कहते हैं मित्र राष्ट्र, और एक को कहते हैं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र के अंदर कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर या ऑटोमन टर्की। ठीक है। वैसे तुर्की नहीं होता, आज आप मैप में चेक करोगे ना, तुर्की नहीं है, तुर्की है हो चुका है उसका नाम। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। और यहाँ पर सब में है ना, सारे के सारे जहां पर है ना, राजा रानी का रूल था इन सब पे। दूरी राष्ट्र के जितने भी देश थे, उसके अंदर राजा रानी वाला रूल था। दूसरी तरफ अगर हम मित्र राष्ट्र में बात करें, तो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए। अब आप है ना यूएसएसआर भी सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। यूएसएसआर है ना, सोवियत संघ को कहते हैं। मेरी बात सुनना। यूएसएसआर पहले हुआ करता था, बट 1991 के अंदर है ना यूएसएसआर टूट गया। ठीक है। यूएसएसआर में आज है ना, अब जो 15 देश देखते हो, एस्टोनिया, बुल्गारिया, बेलारूस, है ना, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे के सारे है ना बड़ी सी एक कंट्री हुआ करते थे जिसको बोलते थे यूएसएसआर। ठीक है। और उसके अंदर 15 अलग अलग गणराज्य से, 15 अलग अलग गणराज्य, वही जो मैंने अभी अभी आपको नाम बताए। है ना, बुल्गारिया, बेलारूस, यूक्रेन। ओके। एक बात और बताऊं, रशिया पता है यूक्रेन पर अटैक करता है तो क्यों, क्या बोलता है? रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया ना, तो बोला कि जी हम तो अपने इलाके पर अटैक, हम ये तो हमारा इलाका है। क्यों? क्योंकि रशिया जो है वो बोलता है कि हम दोबारा से यूएसएसआर बनाएंगे, और यूएसएसआर में यूक्रेन भी आता था। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, यूक्रेन पर अटैक हो रहा है ना, तो सिर्फ यूक्रेन नहीं डर रहा। यूक्रेन पे दिक्कतें नहीं हो रही, आसपास के जो दो तीन देश है वो भी डर रहे हैं। पोलैंड भी डर रहा है, और जो बेलारूस है वो भी डर रहा है। पता है क्यों डर रहा है? क्योंकि उनको पता है रशिया यूक्रेन पर अटैक करने के बाद दूसरा नंबर हमारा भी है, क्योंकि हम भी यूएसएसआर के पार्ट थे, तो इसलिए जो है वो डरते हैं। आसपास के जो देश है, वो यूक्रेन पर अटैक अगर हो रहा है तो वो भी डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है नेक्स्ट नंबर उन्हीं का है। ओके। चलो। वैसे अब यूएसएसआर नहीं है, मैप पे चेक करोगे यूएसएसआर नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है यूएसए, और नेक्स्ट है जापान। ये सारे के सारे मित्र राष्ट्र के देश थे। 1914 के अंदर लड़ाई शुरू होती है, और 1918 के अंदर लड़ाई खत्म हो जाती है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, 1917 में, ठीक है, 1917 तक यूएसए जो है ना, वो इस युद्ध का पार्ट नहीं था। यूएसए जो है वो इस लड़ाई के अंदर नहीं था, मित्र राष्ट्र के अंदर नहीं था। बट उसके बाद ना कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से जो है वो यूएसए लड़ाई के अंदर कूद जाता है। और एक्चुअल में जब तक यूएसए नहीं था ना, तब तक मित्र राष्ट्र हार रहा था। और जैसे यूएसए आ गया, मित्र राष्ट्र जीत गया, और एक ही साल के अंदर अंदर गेम पलट दी उसने, और 1918 के अंदर पूरा मित्र राष्ट्र जीत गया। ठीक है। अब जब ये मित्र राष्ट्र जीत गया और पूरा का पूरा प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया ना, तो यार समझ आया कि यार विश्व युद्ध तो बहुत बुरी चीज है, खून खराबा होता है, लोग मारे जाते हैं। आज आपको पता है रशिया के अंदर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ना, वो फीमेल्स की है। पता है इसका मेन रीजन क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे जितने भी मेल थे ना, वो सारे के सारे, ज्यादातर मेल तो लड़ने के लिए चले गए थे। तो मेल की पॉपुलेशन जो है तब से ही लेकर अब तक रशिया के अंदर बहुत ज्यादा कम है, जो कि यूएसएसआर का एक टाइम पे पार्ट हुआ करता था रशिया। ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि बहुत नुकसान हुआ। तो इसके बाद ये सोचा गया यार लड़ाई वड़ाई तो हो गई, बट खून खराबा हुआ, ये जीत भी गए, बट इनको लगा यार बहुत गलत हुआ, दोबारा से ऐसा कभी नहीं होने देना। और इसी के लिए ना एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन।
लीग ऑफ नेशन बनाया गया 10 जनवरी 1920 को, बिल्कुल विश्व युद्ध खत्म होने के 2 साल बाद, कि जी दोबारा से कभी लड़ाई नहीं होने देनी। ठीक है। पर इसकी एक दिक्कत थी, ये बड़ा भेदभाव करता था। भेदभाव कैसे? मान लो जर्मनी की अगर मान लो लड़ाई हो जाए ब्रिटेन से किसी भी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो है ना लीग ऑफ नेशन हमेशा ब्रिटेन का साथ देता था कि जी नहीं नहीं मित्र राष्ट्र तो सही कर रहा है जी, ब्रिटेन सही क्योंकि ये जीते थे, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो वो हुआ 1939 में। और वो क्यों हुआ? ऑब्वियस सी बात है, लीग ऑफ नेशन ने अपना काम ढंग से नहीं किया, निष्पक्ष तरीके से उसने जो है वो काम नहीं किया, और इसी की वजह से वो शांति कायम नहीं कर पाया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है। द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है ना, वो भी धुरी राष्ट्र, उसमें भी दो ग्रुप, अकेले पकड़े लड़ने में मजा नहीं आता ना, तो दोबारा से दो ग्रुप बना लिए। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था, और मित्र राष्ट्र के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, चीन और अमेरिका। एक्चुअल में अमेरिका इस बार भी जो है वो लड़ना नहीं चाहता था। अमेरिका ने बोला कि भाई मैं तो नहीं लड़ना चाहता, आप लड़ते रहो मरते रहो दूसरे विश्व युद्ध में, मैं नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मैंने देख लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, मैं इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। बट उसके बाद क्या होता है, ये जो जापान है ना, एक बड़ी गलती कर देता है। मैं समझाता हूँ आपको बात क्या थी। जापान को पता था, इटली को और जर्मनी, इन तीनों को पता था, धुरी राष्ट्र के देशों को पता था कि जब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो मित्र राष्ट्र हार रहा था। और इस हार को बिल्कुल जीत में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा रोल यूएसए का था। और यूएसए जब जब किसी लड़ाई में घुसता है ना, वो जीत के ही मानता है। तो है ना, जापान को लग रहा था कि यार क्या पता बाद में यूएस, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बाद में आया, वैसे यूएस जो है वो बाद में आ जाए, इसके लिए पहले उसको डरा दो। इसलिए जापान ने क्या किया, अमेरिका का है ना पर्ल हार्बर हवाई के अंदर एक जगह है, अमेरिका का मिलिट्री बेस है वहां पर। तो 7 दिसंबर 1941 के अंदर जापान ने यूएसए के मिलिट्री बेस पे हमला कर दिया। अब अमेरिका भाई बिल्कुल आग बबूला हो गया। अमेरिका ने कहा देखो मेरा कोई भी इरादा नहीं था लड़ने का, ठीक है, बट अगर आपको लड़ना है, आपने पंगे ले लिए, मेड्स को उकसा दिया, बेखाम में मेरे आर्मी के लोगों को मारा आपने, अब आ जाओ जी दपड़दू करते हैं। और अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को पता था अगर अमेरिका डायरेक्टली जापान पे अटैक करता तो फिर इटली और जर्मनी भी अमेरिका को जवाब दे दे। तो अमेरिका ने सेफ खेला, अमेरिका जाके मित्र राष्ट्र में ज्वाइन हो गया कि अगर मान लो कोई दूसरी कंट्री अब अमेरिका पे अटैक करे तो बाकी कंट्री भी अमेरिका की हेल्प कर सके मित्र राष्ट्र की। अमेरिका ने जो है वो मित्र राष्ट्र को ज्वाइन कर लिया। कब? 1941 के टाइम में दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह होती है। और एंड के अंदर होता क्या है, 1945 का टाइम पीरियड आ जाता है। लड़ाई बहुत देर तक चलती है। और जब लड़ाई चलती है तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका को आपको पता है ना किससे बदला लेना था, जापान से। तो अमेरिका पता है क्या करता है, अमेरिका जापान पे परमाणु बॉम्ब घेर देता है। पता है कब घेरता है? पहला घेरता है वो 6 अगस्त 1945 को, दूसरा घेरता है 8 अगस्त 1945 को। कई जगह पर आपको 9 अगस्त भी देखने के लिए मिला था क्योंकि वो रात के 12 बजे के आसपास घेरा गया था, तो पता नहीं है 8 बजे था या 8 तारीख था या 9 तारीख था। ठीक है। पहला जो बॉम्ब गिरा जाता है वो हिरोशिमा पे गिरा जाता है। दूसरा जो बॉम्ब गिरा जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब, वो गिरा जाता है नागासाकी में। हिरोशिमा में भी जो बॉम्ब गिरा गया उसका जो कोड नेम था ना वो था लिटिल बॉय, और नागासाकी में जो गिरा गया उसका नाम था जी फैटमैन। ठीक है। ये देखो आपने हिस्ट्री में, आपने पोल साइंस में कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो लाइफ के अंदर, आपको हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो पता होगा। जब जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरे गए ना, तो जापान के होश उड़ गए। उसको पता चला यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करके। और अब जो जापान है उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। जापान ने अपना सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि जी हम नहीं लड़ना चाहते, ये तो आपने हमारे साथ बहुत गलत किया। और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब अमेरिका से पूछा गया कि भाई आपने इस पे बॉम्ब क्यों गिराए, तो सबको पता था अमेरिका ने बॉम्ब क्यों गिराए, बदला ही लेना चाहता था। बट जब अमेरिका से पूछा गया कि आपने बॉम्ब क्यों गिराए, तो पता है वो क्या बोलता, कहता जी लड़ाई बहुत आगे खिस रही थी, खिसक रही थी, और क्या पता 2-3 साल तक और चलती, तो मैंने एक ही बार में लड़ाई खत्म कर दी। ये अमेरिका ने जवाब दिया, बहुत क्रिटिसाइज भी करा अमेरिका को। ठीक है। अब फिर समझ आया कि यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें नुकसान हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ तो और भी बहुत ज्यादा खराब हुआ। और वैसी बात है मित्र राष्ट्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जीत गया था, है ना। बट खून खराबा बहुत हुआ, न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ। सब लोग डर चुके थे कि यार दो न्यूक्लियर वेपन ने जापान को घुटने पे ला दिया, अगर ऐसे ही सारी कंट्री यूज करने लग जाए तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी। तो इसी के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अब लीग ऑफ नेशन ने तो अपना काम ढंग से करा नहीं, तो इसको हटाकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसका ये उत्तराधिकारी बनाया गया,
संयुक्त राष्ट्र संघ को, जिसको कहा जाता है यूएनओ। और वो बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को, ताकि शांति वगैरह आ सके दुनिया में। अब है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना यूएसए ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। वो जापान को दिखाना तो चाहता था कि वो कितना पावरफुल है, बट एक और कंट्री को दिखाना चाहता था कि वो कितना पावरफुल है। पता है वो कंट्री कौन सी थी? वो थी ये यूएसएसआर, सोवियत संघ। आप बोलोगे सर क्यों, अमेरिका की यूएसएसआर से क्या दिक्कत थी? सर देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वो दोनों की दोनों मित्र राष्ट्र की साइड से लड़ रहे थे सर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी दोनों के दोनों मित्र राष्ट्र की साथ से लड़ रहे थे। चलो जापान के साथ तो दिक्कत समझ आती है कि अमेरिका ने जापान पे हमला किया, क्यों? क्योंकि वो बताना चाहता था कि मैं कितना पावरफुल हूँ और आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, और बदला लेना चाहता था। वो यूएसएसआर को क्या दिखाना चाहता था? वो यूएसएसआर को ये दिखाना चाहता था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। बट आप वही सवाल आ जाता है कि सर क्यों, यूएसएसआर से उसकी क्या दिक्कत थी? वो तो दोनों साथ में थे, दोस्त थे, वो तो मित्र राष्ट्र में थे दोनों। अब बताता हूँ वो दिक्कत क्या थी। एक्चुअल में ना वो दिक्कत थी जी, किसकी? विचारधारा की लड़ाई। अब ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं बताना चाहता हूँ। अमेरिका जो है ना, वो चलता था जी पूंजीवादी विचारधारा पे, पूंजीवादी विचारधारा पे। और यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं, वो चलता था जी साम्यवादी विचारधारा पे। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा सर ये साम्यवाद का और ये पूंजीवाद का, ये इन दोनों की लड़ाई से क्या लेना देना? ठीक है, पहले तो ये समझ लो, दोनों के बीच में जो विचारधारा की लड़ाई हुई थी ना, वो 1945 से लेके 1991 तक चली थी। अच्छा, 1991 तक क्यों चली? क्योंकि 1991 के बाद तो यूएसएसआर ही खत्म हो गया था, ये तो खत्म ही हो गया था, मैंने अभी अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो इसलिए लड़ाई 1945 से लेकर, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब से लेकर 1991 तक चली। अब सर ये पूंजीवाद है, ये साम्यवाद है, तो इसमें लड़ने की क्या बात है? और ये पूंजीवादी और साम्यवाद का मतलब क्या होता है? ध्यान से मेरी बात सुनना। जो साम्यवादी देश होते हैं ना, उनकी कुछ सोच होती है। उनकी सोच क्या होती है? ये बोलते हैं सारी की सारी चीजें जो है ना, वो सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, व्यक्तिगत पूंजी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। और है ना, ये व्यापार नहीं करना चाहते, ये ना नो ट्रेड पॉलिसी अपनाते हैं कि जी हम किसी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, अपने देश के अंदर जो चीज है ना हम उसी से काम चलाएंगे, दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप दूसरे देश के साथ व्यापार करते हो तो एक टाइम आने पर है ना, जो है वो कब्जा कर लेती है वो कंट्री, जो जिससे व्यापार कर रहे हो, वो एक तरह से कब्जा कर लेती है आपकी देश पर। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूएसएसआर बोलता था, जैसे इंडिया, इंडिया पे देखो, सबसे पहले यूके गया था, यूके व्यापार करने के लिए गया था, देखो गुलाम बना लिया। ठीक है, सेम हुआ श्रीलंका के साथ, और सेम सेम हुआ अलग अलग कंट्री के साथ, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री के साथ। तो हम व्यापार नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी पॉलिसी पे चलता था यूएसएसआर? पहला, व्यापार नहीं करेंगे, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होगा, और यहाँ पर सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण पे ज्यादा जो है फोकस करा जाएगा, गरीबी खत्म करने पे ज्यादा फोकस करा जाएगा। यहाँ पर है ना, सरकार ही लोगों को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, रोटी वगैरह, और जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, जो मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पूर्ति जो है वो सोवियत संघ मतलब सरकार करती थी यूएसएसआर के अंदर, साम्यवादी विचारधारा के अंदर। ठीक है, अब पूंजीवादी विचारधारा समझते हैं। पूंजी विचारधारा ये कहते हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी, कम से कम करेगी, सारी की सारी चीजें जो होगी वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगी, कुछ भी जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगी, बहुत कम चीजें जो होगी वो गवर्नमेंट के हाथ में होगी। और यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और ये कहते हैं जी भर भर के ट्रेड करो, व्यापार करो भर भर के। आप बोलोगे चलो सर समझ आ गया, पूंजीवादी जो है वो व्यापार पे ज्यादा फोकस करते थे, साम्यवादी देश जो है वो व्यापार करने के विरोध में थे, यहाँ पर सब कुछ सरकार के कंट्रोल में थे था, यहाँ पर कुछ भी सरकार के कंट्रोल में नहीं था। बट सर इसमें लड़ने की क्या बात है? क्या दिक्कत है? लड़ने की क्या बात है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से मैं समझाता हूँ। मान लो ये रहा अमेरिका, और पूरी दुनिया के सारे देश अगर साम्यवादी विचारधारा अपना ले, तो क्या अमेरिका को दिक्कत होगी? होगी। क्यों? अमेरिका का ज्यादातर प्रॉफिट व्यापार से होता है। और अगर पूरी दुनिया साम्यवादी देश बन गई, पूरी दुनिया के देश साम्यवादी देश बन गए, तो अमेरिका के साथ तो कोई व्यापार ही नहीं करेगा, है ना? क्योंकि साम्यवादी देश का तो पॉलिसी होती है नो ट्रेड। तो इसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी भी डाउन चली जाएगी। तो अमेरिका को डर था पूरी दुनिया साम्यवादी ना बन जाए। और साथ ही में जो हमारी यूएस जो हमारी सोवियत जो हमारी साम्यवादी देश है, उनको भी डर था। जैसे कि मान लो यूएसएसआर ये रहा, और पूरी दुनिया के देश अगर पूंजीवादी बन जाते हैं, तो क्या यूएसएसआर को प्रॉब्लम होगी? होगी। क्योंकि अगर पूरी दुनिया के देश जो है वो पूंजीवाद बन गए, तो वो यूएसएसआर पे भी वो डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि जी आप भी अपना व्यापार खोलो, आप भी व्यापार करो हमसे। मैं आपको बता दूं, यूएसएसआर के पास वैसे बहुत ज्यादा चीजें थी, खनिज वगैरह, तेल आज भी हम आप देखो रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं तेल वगैरह, है ना? बहुत तेल वगैरह, कोयला वगैरह, एनर्जी, ये सारी चीजें थी उनके पास। तो फिर बाद में जाके यूएसएसआर पे जो है वो बर्डन आने लगता, प्रेशर आने लगता कि जी आप भी हमारे से व्यापार करो।
फिर वही बात है कि यूएसएसआर गुलाम बन जाता। तो इसके लिए दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते थे। जो अमेरिका था वो पूंजीवादी आइडियोलॉजी पे चलता था और वो पूरी दुनिया को पूंजीवादी बनाना चाहता था। जो यूएसएसआर है वो साम्यवादी विचारधारा पे चलता था और पूरी दुनिया को साम्यवादी विचारधारा बनाना चाहता था। ठीक है जा ठीक है जी। अच्छा, तो इन दोनों ये दोनों की दोनों उस टाइम महाशक्तियां थी। अमेरिका भी एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ भी एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी। सोवियत संघ तो बहुत बड़ा हुआ करता था। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री पता है कौन सी है? रशिया है। ठीक है। और उस टाइम रशिया के अंदर 14 अलग इलाके और मिले हुए थे और वो पूरा मिलके सोवियत संघ बनाता था। और सोचो सोवियत संघ कितना बड़ा हुआ करता था। चलो सर, ये भी समझ आ गया कि इन दोनों के बीच में लड़ाई क्या थी, लड़ाई क्यों थी। एक बात और बता देता हूँ। पता है अमेरिका को है ना हमेशा डर लगा रहता था कि यार यूएसएसआर इतना बड़ा है, क्या पता किसी दिन हमारे पे अटैक कर दे। तो इसलिए ना अमेरिका ने ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम था नाटो। इसको इंग्लिश में बोलते थे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते थे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसमें क्या किया था, जितने भी पूंजीवादी देश थे ना, अमेरिका ने उसका ग्रुप बना लिया था और बोला था कि अगर कोई भी अकेले किसी एक भी पूंजीवादी देश पे हमला करेगा ना तो सारे मिलके उसको जवाब देंगे। अगर मान लो यूएसएसआर ने अमेरिका पे हमला किया तो नाटो के जितने भी देश है वो सारे यूएसएसआर पे हमला कर देंगे। ठीक है। नाटो बनाया गया था 1949 में। अब जब यूएसएसआर को समझ आया यार ये तो गलत है, ये तो सैन्य संगठन बना लिया अमेरिका ने, है ना। तो इसके लिए यूएसएसआर ने भी दिमाग चलाया। यूएसएसआर ने भी एक सैन्य संगठन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट। ठीक है। तो हुआ क्या कि अमेरिका ने भी ज्यादातर देशों को नाटो में इंक्लूड करने की कोशिश करी और पूंजीवादी विचारधारा को फैलाने की कोशिश करी। और जो सोवियत संघ है उसने भी पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों को कोशिश करा कि वो साम्यवादी देश बन जाए। तो दोनों के दोनों ने अपनी विचारधारा को फैलाने का सोच लिया था। ठीक है। और यही विचारधारा की लड़ाई चली 1945 से लेकर 1991 तक। और है ना इस लड़ाई को शीत युद्ध भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर शीत युद्ध। हाँ, मैं बताता हूँ इनको शीत युद्ध का क्यों कहा जाता है। क्योंकि इन दोनों की दोनों ये दोनों की दोनों पावरफुल थे और इन दोनों को लग रहा था कि लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए दोनों की दोनों व्यापार हथियार बनाने में लगे हुए थे। बट एक्चुअल में लड़ाई कभी हुई नहीं थी, बातों बातों की लड़ाई थी। ठीक है। एक्चुअल में अब देखो जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई तो आप कहोगे युद्ध है। बट शीत युद्ध का मतलब होता है लड़ाई ना होना, बस बातें बातें होना। ठीक है। लड़ाई ना होना, इनडायरेक्ट लड़ाई होना। जैसे कि मान लो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर अगर रशिया यूएसएसआर कूद गया तो अमेरिका भी कूद जाएगा, बट डायरेक्टली नहीं कूदेगा, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूएसएसआर ने क्या किया था, अफगानिस्तान के अंदर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करी थी। तो अमेरिका ने पता क्या किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए कि जी आप आतंकवादी भेजो अफगानिस्तान के अंदर, तो जो यूएसएसआर की आर्मी से लड़े। तो इनडायरेक्टली नहीं लड़ना चाहते थे दोनों की दोनों, डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहते थे, इनडायरेक्टली लड़ रहे थे। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब दोनों की दोनों के अंदर लड़ाई, कभी युद्ध आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं हुई थी। ठीक है। बट डर था कि जी कभी भी लड़ाई हो सकती है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है। जैसे देखो ये मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका ने क्या बनाया था, नाटो बनाया था, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और ये पीला जो है ना ये पूरा का पूरा नाटो वाले देश है। और आप एक चीज और नोटिस करोगे, ये जो पीले वाले देश है ना इनको पहली दुनिया के देश भी बोला जाता था। यानी जो अमेरिका या जो नाटो की देश है ना उनको पहली दुनिया का देश माना जाता था। और ये जो रेड से जो भी है, ये वारसा के सारे देश है, इनको दूसरी दुनिया का देश माना जाता था। और ये हरे भी दिख रहे होंगे आपको, ये जो भी हरे, और भारत भी हरे से करा हुआ है। ये जो हरे है ना ये तीसरी दुनिया के देश है। अच्छा, अब ये सर ये तीसरी दुनिया क्या है, चलो सर समझ आ गया। जो नाटो के अंदर थे वो सारे पीले हैं यानी पहली दुनिया के देश, वारसा के अंदर है ये हरे क्या है। एक्चुअल में हरे वो हैं, ये ग्रीन वो है, तीसरी दुनिया के देश उनको कहा जाता है जिन्होंने ना ही अमेरिका का गठबंधन अपनाया, अमेरिका का सैन्य गठबंधन अपनाया, ना ही वारसा का, ना ही यूएसएसआर का गठबंधन, ना ही नाटो को अपनाया, ना ही वारसा को अपनाया। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप अमेरिका के नाटो की तरफ जाते तो यानी आप यूएसएसआर से लड़ाई मोल ले रहे हो, है ना। साफ है, देखो दोनों में से एक की साइड भी आप जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है सामने वाला तो गुस्सा हो ही जाएगा ना। तो इंडिया ने सोचा अगर नाटो अमेरिका की तरफ गए, नाटो की तरफ गए तो ये गुस्सा हो जाएगा, अगर वारसा की तरफ गए तो ये गुस्सा हो जाएगा। तो इंडिया ने, और इंडिया के जितने भी बहुत जो नए नए देश हुए थे ना, आज़ाद हुए थे, इंडिया ने बाकी सबको भी बोला कि आप जो है वो किसी के साथ मत मिलो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, अभी अभी आज़ाद हुए दोबारा से गुलाम बन जाओगे आप। तो तीसरी दुनिया का देश बोला गया उन्हें। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर है ना जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो रेड और येलो है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखो ये सारे के सारे रेड वाले साम्यवादी देश, ये सारे के सारे हमारे पूंजीवादी देश। अब है ना आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ लिखा है पूर्वी जर्मनी, यहाँ लिखा है पश्चिमी जर्मनी।
यस, एक्चुअल में जर्मनी का आधा हिस्सा जो था वो यूएस की तरफ था, यानी नाटो की तरफ था, और आधा यूएसएसआर की तरफ था। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितनी बुरी लड़ाई चल रही थी। और है ना, बर्लिन के अंदर यहाँ पर एक दीवार भी बनाई गई थी, ठीक है, जिसको बर्लिन की वॉल भी बोला जाता था, बर्लिन की दीवार भी बोला जाता था। और एक्चुअली ये साम्यवादी और हमारी ये पूंजीवादी देश के बीचों में, साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा के बीच में एक शीत युद्ध का प्रतीक थी वो। ये बताती है क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। चलो जी, उसी से आ जाते हैं। ये देखो लड़ाई, ये दीवार मैंने दिखा दी आपको, बर्लिन के अंदर जो बनाई गई थी। ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। ये बनाई गई थी 1961 में, और 28 साल तक ये दीवार खड़ी रही थी। तो 1961 में 28 साल ऐड करोगे तो 1989। तो 9 नवंबर 1989 को इसको तोड़ दिया गया, और जर्मनी को, पूरे जर्मनी को फिर मिला दिया गया। और उसके बाद आपको पता है यूएसएसआर खत्म हो गया था, तो जर्मनी अब पूरा का पूरा मिल गया। ओके, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो कि एक्चुअल में यूएसएस और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई चल रही थी। ठीक है, अब आ जाते हैं जी एक्चुअल चैप्टर में हमारे। ठीक है, चैप्टर का नाम था दो ध्रुविता का अंत। अब आपको समझ आ चुका है, दो ध्रुविता मतलब दो सुपर पावर। तो दो सुपर पावर में से एक सुपर पावर खत्म हो गई थी, अंत हो गया था। कब अंत हुआ था? 1991 में। कौन सी सुपर पावर का अंत हुआ था सर? सोवियत संघ का, यूएसएसआर का। ठीक है, अब चलो जी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो ध्रुविता का मतलब क्या होता है? दो ध्रुविता का मतलब होता है जब विश्व में दो महाशक्तियां हों। ठीक है, 1945 से लेकर 1991 तक आपको पता है विश्व में दो सुपर पावर रही थी। एक तो थी अमेरिका और एक थी हमारी यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ भी बोलते हैं। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा पे चलती थी, और यूएसएसआर सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा पे चलती थी। और ये जो हमारी दो ध्रुविता है उसका अंत हो गया। कब अंत हुआ? 1991 में, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया। यूएसएसआर 15 अलग अलग गणराज्य से मिलकर बना हुआ था, वो सारे 15 के 15 गणराज्य अलग अलग हो गए। ठीक है, और उन्होंने अपना अलग अलग देश बना लिया। अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि यूएसएसआर क्यों टूटा, क्या दिक्कतें थी यूएसएसआर में, क्या खासियत थी यूएसएसआर की, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो जी आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे कि हमने ये देखा था कि जो हमारा सोवियत संघ है, यानी जो यूएसएसआर है, वो कौन सी विचारधारा पे चलता है? साम्यवादी विचारधारा पे। यानी यहाँ पर ज्यादातर फोकस किया जाता है लोगों के कल्याण का, है ना, लोगों के विकास का। तो क्या सर बिल्कुल शुरुआत से, यानी जब यूएसएसआर बना था तब से ही आइडियोलॉजी चल रही थी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में ये यूएसएसआर के अंदर एक राजा हुआ करता था पहले, जार निकोला सेकंड। ठीक है, उसको है ना 1917 के अंदर एक क्रांति हुई थी। ठीक है, और वो क्रांति करी थी लेनिन ने। किसने करी थी? लेनिन ने करी थी, वाल्दमिर लेनिन उसका पूरा नाम था। और लेनिन जो था एक पार्टी से था जिसका नाम था बोल्शेविक पार्टी। तो उसने आंदोलन वगैरह करके किंग को हटा दिया था, और बोला था कि आज से जो यूएसएसआर है वहां पर साम्यवादी विचारधारा अपनाई जाएगी। सोवियत संघ है उस पर साम्यवादी विचारधारा अपनाई जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये बात बता रखी है कि समाजवाद सोवियत गणराज्य जो है, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य, जो रूस में हुई थी 1917 में। एक समाजवादी क्रांति हुई थी, उसी के बाद समाजवादी भी कहते हैं, साम्यवादी भी कहते हैं, समाजवादी भी कहते हैं। तो 1917 के बाद जो है वो सोवियत प्रणाली जो है वो अस्तित्व में आई थी। सोवियत प्रणाली के अंदर, यूएसएसआर के अंदर, जब 1917 में वो हुआ था, क्रांति वगैरह हुई थी और किंग को हटाया गया था ना, तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और जो ये कौन सी पार्टी थी पता है? जो बोल्शेविक पार्टी थी ना लेनिन की, जिसने आंदोलन किया था 1917 में, उसी का नाम बाद में चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। और वहां पर कोई विपक्ष नहीं था, सिर्फ एक ही दल था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और इसी का दबदबा चलता था। अच्छा, समाजवादी विचारधारा की कुछ विशेषताएं, जैसे यह ऑब्वियसली बात है पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करती है ना। ये कहती है कि समता मूलक समाज की जरूरत है। इसका मतलब है सबको समाज में इक्वालिटी देनी चाहिए। निजी संपत्ति को ये समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। ये देखो, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, ये बोलते हैं। तो ये कुछ समाजवादी जो हमारी विचारधारा है उसकी विशेषता वगैरह है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। ये मैंने आपको बता दिया दूसरी दुनिया का देश किसको कहा जाता है। ओके, एंड दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे, ये बता रखा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, तो ये जो जितने भी ये पूर्वी एशिया के देश है जो रेड से दिख रहे हैं, उनको है ना यूएसएसआर ने अपने अंडर ले लिया था, वही बता रखा। और उनको दूसरी दुनिया का देश बोला गया था। तो ये बता, मतलब ये जो हमारे ये जो यूएसएसआर के ये वाले देश है ना, ये वाले, ये पहले, एक बार रब करके बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। यानी यूएसएसआर के अलावा ये वाले जो देश देख रहे हो ना, जस्ट सेकंड, ये वाले जो देश देख रहे हो, ये स्टार्टिंग से यूएसएसआर का पार्ट नहीं थे। ये 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तब ये जाके यूएसएसआर में मिले और इनको दूसरी दुनिया का देश बोला गया। यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूएसएसआर की थोड़ी सी विशेषता, सोवियत संघ की विशेषता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब देखो,
सबसे पहले तो अगर हम सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की बात करें ना, तो वो पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे थी, मतलब पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। बट सेकंड नंबर पे थी, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका थी। तो यही लिखा हुआ है, अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। यहाँ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ही उन्नत थी, यानी बहुत ही अच्छी जगह, अच्छी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्शन बिठाया जाता था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। यहाँ पर विशाल ऊर्जा के संसाधन थे, जैसे आपको पता ही है तेल वगैरह, आज भी है वो तो, तेल वगैरह, लोहा इस्पात वगैरह, मशीनरी वगैरह, ये सारे उत्पाद थे उनके पास। दूर दराज के इलाकों से भी आगमन जो है वो सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण जो है वो आपस में जुड़े हुए थे। यानी जो अब मैंने आपको बताया है कि यूएसएसआर बहुत बड़ा हुआ करता था, तो यहाँ पर रोड का नेटवर्क जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया था, ये बात लिखी हुई है यहाँ पर। ओके। और वहां पर जो है ना वो देखो, यूएसएसआर किसी से व्यापार तो करता नहीं था, समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, पता ही है आपको, व्यापार तो नहीं करते थे। तो ना यूएसएसआर में यानी सोवियत संघ में पिन से लेकर कार तक सब कुछ वो अपने देश में बनाते थे। ऑल दो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया नहीं होती थी, पश्चिमी देशों के मुकाबले, यूएस के मुकाबले क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती थी, यूएस के मुकाबले तो कम थी, बट फिर भी बहुत ज्यादा बेहतर थी। ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया था, यूएसएसआर जो है अपने लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा वगैरह प्रदान करता था, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, स्वास्थ्य सुविधा वगैरह, शिक्षा वगैरह, ये खुद फ्री में प्रोवाइड करता था। और यहाँ पर बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। और साथ में यहाँ पर जितनी भी मिल्कियत थी ना, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े बिजनेस वगैरह थे, है ना, या खेत वगैरह थे, उन सबके मालिक पता कौन थी? सरकार थी, यानी राज्य था। क्या क्या समझ आया हमें यूएसएसआर के बारे में? कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था विकसित थी, अमेरिका के मुकाबले पीछे थी थोड़ी सी, संचार व्यवस्था अच्छी थी, ऊर्जा संसाधन अच्छे थे, रोड का नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा था, घरेलू चीजें जो थी, उत्पादक, उपभोक्ता उद्योग बहुत बढ़िया थे, पिन से लेकर कार तक सब कुछ बनाया जाता था, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा प्रदान करी जाती थी, बेरोजगारी यहाँ बिल्कुल नहीं थी, सबके पास काम था। और सारी जो मिल्कियत थी, जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, उस पर राज्यों का स्वामित्व था। ये तो हो गई कुछ अच्छी बातें। तो यही वो बातें लिखी हुई है, ये छोटे में लिखा हुआ है, वो बड़े में लिखा हुआ है, आपको है ना एग्जाम के अंदर यही लिख कर आना, याद रखना। ठीक है, ये लिखोगे तभी आपको 6 या 5 नंबर मिलेंगे। ओके। ये सपोर्ट मटेरियल का है, तो इसलिए मैंने ये फिर भी लिख दिया, कुछ बच्चों को सिर्फ क्विक रिवीजन करनी होती है तो उनके लिए पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, मैं नोट्स के बारे में बता देता हूँ पहले तो देखो नोट्स है ना, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ हमारी एक वेबसाइट है, गूगल पे जाके मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे तो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। ठीक है। ओके। नीचे आप आओगे थोड़ा सा तो आपको क्लास 12 देखा मिलेगा, लिखा मिलेगा, आप क्लिक करोगे ना, अभी तो नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने अभी डाले नहीं है नोट्स, पर डाल दूंगा जल्दी। और तब तक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली पेज खुल जाएगा, वहां से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। बट अभी के लिए जो है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं मिलेंगे नोट्स, बट अगर आप 1-2 महीने बाद देख रहे हो वीडियो तो शायद क्लास 12 के नोट्स वगैरह अपलोड हो जाए। बट अगर नहीं भी होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये बात हो गई। दूसरी बात है कि अभी जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो है, तो अगर आपको लाइव वीडियो चाहिए हो, अगर आप चाहते हो लाइव पढ़ना मेरे से, तो ये हमारा एक दूसरा चैनल है भरत कोरवाल करके, यहाँ पर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ ही टाइम पहले ये हमारा यही वाला जो चैप्टर है ना, इसके एमसीक्यू वगैरह भी करवाए थे, दो ध्रुविता का अंत के, और कुछ बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं एमसीक्यू यहीं पर डाल रहा हूँ, लाइव क्लासेस लेती हूँ और यहीं पर लेता हूँ मैं लाइव क्लासेस। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, भरत कोरवाल लिखोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है। बाकी एक टेलीग्राम चैनल भी है। ओके। टेलीग्राम पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स, तो आप आर्ट्स के 12th क्लास के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, मेन पॉइंट स्टडी के। यहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह भी दे देता हूँ और वीडियो के लिंक वगैरह भी यहीं पर डालता हूँ, और पोल वगैरह क्वेश्चन वगैरह भी पूछते रहता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। 3600 बच्चे यहाँ पर ऐड है, शायद आप जब ज्वाइन करो तो 4000 हो जाए, तो याद रखना किसी और को, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो आपको यही वाला करना है। ऑल दो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। एक छोटी सी बात और बता दूं कि हमारा एक दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, यहाँ पर मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे वगैरह कैसे कमा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अर्निंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह मैं डालता हूँ कि आप अर्न कैसे कर सकते हो, पैसे वगैरह कैसे कमा सकते हो, दूसरा की वीडियो कॉपी करके यूट्यूब पे कैसे डाल सकते हो, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, आप यूट्यूब पे कैसे पढ़ा सकते हो, अमेजोन से कितनी अर्निंग होती है, द आंसर इज यस, मैंने अमेजोन से भी कमाया है, तो आप अमेजोन से कैसे कमा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हो, मेरी वेबसाइट से कितनी अर्निंग आती है, सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी है। तो आप इस चैनल का फ़ायदा उठाओ। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो 2 महीने पहले मैंने इस पे वीडियो डाली थी, और 2 महीने से 10 महीने पहले मैंने, मतलब 10 महीने पहले मैंने, मतलब 8 महीने का गैप। तो बेसिकली ये चैनल मैंने बनाए उन बच्चों के लिए जो अर्न करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, इस चैनल का फ़ायदा उठाओ वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। क्योंकि आप क्लास 12th में, मेरे को पता है क्लास 12th के बाद जैसे ही आप क्लियर करोगे
तो अगर फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है तो बोला जाएगा आप कि आपको कोई जॉब वगैरह कर लो, और अगर नहीं भी कर लो तो सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑनलाइन अर्न करना। ठीक है, चलो जी, ये बात आई होप आपको पता चल गई हो। अब आ जाते हैं दोबारा से अपने चैप्टर पे। चलो, यूएसएसआर की कुछ अच्छी बातें तो हमने देख ली। सर क्या इसमें कुछ दिक्कतें भी थी? ये आंसर इज यस। यूएसएसआर की कुछ कमियां भी थी। अब कमियां सुन लो। सबसे पहले तो यूएसएसआर की कमियां थी कि जो नौकरशाही है ना, उसका शिकंजा जो है वो कसता चला गया। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी थी ना, ऑफिसर थे बहुत ज्यादा भ्रष्ट थे, करप्ट थे, लोगों का जीवन बड़ा कठिन बना दिया था, रिश्वत वगैरह बहुत ज्यादा लेते थे। नेक्स्ट है कि वहां पर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। कोई भी जो है वो बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ, या मैं जिसको बोलूं क्या, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। नेक्स्ट है कि बहुत सारे संस्थान जो थे वो आपको पता है सरकार के कंट्रोल में थे, तो माना जाता है सरकार के कंट्रोल में ना ज्यादा कुछ अच्छा हो नहीं रहा था, तो उन मैक्सिमम जो संस्थाएं हैं उनको सुधार की जरूरत थी। और नेक्स्ट है कि वहाँ पर आपको पता है कि वो भी नहीं था, जवाबदेही नहीं थी, क्योंकि एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो जवाबदेह नहीं थी, है ना। और नेक्स्ट है कि यूएसएसआर आपको पता है 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, अलग अलग। बट एक्चुअल में ना एक ही इलाका ऐसा था 15 गणराज्यों में से जिसकी बात बहुत अच्छे से सुनी जाती थी, और वहीं से पूरे बाकी अलग अलग जो 14 गणराज्य है उस पर रूल करा जाता था। वो गणराज्य कौन सा था पता है? वो था जी रूस। ठीक है। और इसीलिए आज भी रूस जो है ना वो मानता है कि हम ही यूएसएसआर के असली उत्तराधिकारी है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिकली दबा कुचला या दमित महसूस करते थे जो 14, रूस को छोड़ के जो अलग अलग जो 14 गणराज्य के लोग हैं, उनको लगता था कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर प्रौद्योगिकी वगैरह तो अच्छी थी, बट पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे थी, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा को पूरा नहीं कर सक रहा था, क्योंकि राजनीतिक तौर पे लोग चाहते थे कि उनको बोलने की आज़ादी दी जाए राजनेताओं के खिलाफ, बट वो आज़ादी नहीं थी। ना ही आर्थिक आकांक्षाएं। आर्थिक आकांक्षा यानी वो चाहते थे कि जो है वो हम भी प्रॉपर्टी वगैरह ओन करें, बट आपको पता है यूएसएसआर के अंदर तो सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था, तो ये भी एक बहुत दिक्कतें थी। ओके। और लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसएसआर ने है ना, हुआ क्या था मैंने आपको बता ही दिया ऑल दो ऊपर, 1979 के अंदर ना अपनी आर्मी अफगानिस्तान के अंदर भेजी थी, और वो फालतू में भेजी थी। उसके कारण है ना सोवियत व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई। ठीक है। खाने पीने की चीजें जो है वो अपनी आर्मी के लिए उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भेजी, जिसकी वजह से जो यूएसएसआर था उसके अंदर खाद्य का संकट आ गया। तो आपने देखा कि यूएसएसआर के अंदर कुछ अच्छाई तो थी, बट बहुत सारी बुराइयां भी थी। अब क्या इस बुराई को किसी पर्सन ने आकर खत्म करने की कोशिश करी? द आंसर इज यस। एक पर्सन था जिसका नाम था मिखाइल गोरवाचेव। मिखाइल गोरवाचेव ने सोचा कि यार ये जो प्रॉब्लम है ना यूएसएसआर में, मैं इसको खत्म करूंगा। ये 1985 में यूएसएसआर का लीडर बना था, कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर बना था, और इसने बहुत सारी चीजें चेंज करने की कोशिश करी थी। अब इसने क्या क्या चीजें चेंज करने की कोशिश करी वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बट आई होप ये आपको क्लियर हो चुका हो। बाकी लाइव क्लासेस के लिए भरत कुमार खोरवाल पे आ जाना, नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, या भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल मतलब वेबसाइट वगैरह भी होगी, और दूसरा मेन पॉइंट टेक वाला चैनल वगैरह भी होगा। ठीक है। तो आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।